नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। बात आज होगी दिल्ली की और दिल्ली में पुरानी कारों की। दिल्ली में पुरानी कार बेकार, तो इस पे सबसे ताज़ा अपडेट सुन लीजिए। कल तक तो बेकार ही थी, आज भी बेकार है, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात आई है यहाँ पर। और वो राहत की बात क्या है, सबसे पहले आपको वो बताता हूँ, वो सुनवाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा के अंदर। तो दिल्ली में फिलहाल लोगों के लिए राहत का ऐलान हुआ है। दिल्ली सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल के लिए जो दिल्ली में जब्ती चल रही थी पुरानी कारों की, कौन सी पुरानी कारें, 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार, 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार, उसमें सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की ही जब्ती होगी और स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये कहा गया है CAQM को, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि एक दरख्वास्त दी है कि आप सिर्फ उन्हीं वाहनों को अब जब्ती की बात कीजिए जिनसे सच में प्रदूषण फैल रहा है बनिस्बत की उनकी उम्र देखते हुए, और वाहनों को ईंधन ना देना सही नहीं है। ये भी दिल्ली सरकार ने अपने इस पत्र में कहा है, अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे हैं। तो फिलहाल हम ये मान सकते हैं कि अभी दिल्ली के अंदर जो पुरानी कारों की जब्ती शुरू हो गई थी, पेट्रोल पंप पर उनके नंबर प्लेट को स्कैन करके और उनकी उम्र निकाल के, 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार, 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार, भले ही वो कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, अगर उनकी उम्र क्रॉस हो गई तो उनको EOL एंड ऑफ लाइफ जिसको कह रहे हैं, वो अगर टैग लग गया तो फिर वो कारें जब्त की जा रही थी, जुर्माना किया जा रहा था और स्क्रैप के लिए भेजी जा रही थी। दिल्ली वासी परेशान थे, गुहार लगा रहे थे, मायूस थे कि भाई कार की कंडीशन तो देखिए। तो उनके लिए थोड़ी राहत की खबर आई है। अब दिल्ली सरकार ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सिरसा साहब, उन्होंने पूरी ये बातचीत रखी है, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज हमने रेस्पेक्टेड चेयरमैन उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरेस लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है, अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR का लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। तो सिरसा साहब ये बता रहे हैं, एक तो ये बात है कि उन्होंने ये भी दरखास्त दी है चिट्ठी में अपनी कि भाई पुरानी गाड़ियों को उनकी सेहत के लिहाज से जब्त किया जाए, स्क्रैप किया जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है पूरा, वो कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे, वो सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहे, वहाँ जो उनके साथ स्पीकर सिस्टम है जो आइडेंटिफाई करके बताता है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, माल फंक्शन कर रहा है, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये अकेले दिल्ली में करने का क्या मतलब है। अगर पुरानी गाड़ी वाला NCR यानी दिल्ली से लगे हुए बाकी नेशनल कैपिटल रीजन में से जाकर फ्यूल ले आता है तो फिर तो बात तो वही हो गई। आपने दिल्ली में गाड़ी रोकी लेकिन बाहर से फ्यूल आ गया, प्रदूषण तो तब भी फैलेगा। तो फिलहाल गाड़ी की उम्र पे ना जाया जाए, उसकी सेहत देखी जाए और उन्हीं के लिए ये नियम लागू हो। अब ये एग्जैक्टली
दरखास्त है या कल से ऐसा होना लग जाएगा, ये हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं शिवा मोटोकॉर्प के एमडी अमित गर्ग साहब और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्ग साहब और टूटू साहब, आप दोनों ने जो अभी ये ताज़ी खबर है वो सुनी। गर्ग साहब, ये बताइए कि क्या अब हम माने कि फ़िलहाल के लिए ये जो कुछ हो रहा था, पूरी एक्सरसाइज ये रुक जाएगी? जो सिरसा साहब ने कहा है वो बहुत ही अच्छे मजे हुए पॉलिटिशियन हैं और सही उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो है कि ये अगर हो तो पूरे दिल्ली एनसीआर में हो, वरना आदमी जो है दिल्ली से जाएगा और कहीं और से वो पेट्रोल भरवा लेगा या डीजल भरवा लेगा। तो बिल्कुल उनका कहना सही है, अगर ये मुहिम हो तो हर जगह हो, अदरवाइज ये एक फुटाइल है अगर दिल्ली में करेंगे। बट उनका कहना ये भी ठीक है और मैं भी ये मानता हूं कि जो ज्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल है, दिल्ली नीड्स क्लीन एयर। दिल्ली की अगर हवा साफ करनी है तो जो ज्यादा व्हीकल पोल्यूट कर रहे हैं उन्हें हमारे को हटाना ही पड़ेगा, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली एंड वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, हैजार्डस पोल्यूशन which is there। ये बात समझ में आती है गर्ग साहब, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखना जरूरी है, जो अब वो खुद भी कह रहे हैं और उन्होंने दरखास्त कर दी है कि गाड़ी की सेहत देखी जाए, ना कि उसकी उम्र देखी जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। और वही आज उन्होंने कहा है, आज सिरसा साहब का मैं अभी आपका ही टीवी पे स्टेटमेंट में सुन रहा था, उन्होंने यही बोला है कि ये इसमें जो है वो सेहत ही देखी जाए उसकी, जो है वो दैट्स व्हाट ही मेंट। मैंने वो जो सुना अभी, जो मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, जो अभी स्टेटमेंट आपने सुनाया उसके अंदर वो कुछ ऐसा ही बोलते हुए नजर आए हैं। टूडू साहब, तो देखिए ये तो फिलहाल के लिए है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को समझे, बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली को क्या आप सुन पा रहे हैं टूडू साहब? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ भाई, आवाज जी। तो सर, मैं यही दरखास्त कर रहा था कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है, बिल्कुल वो एक बड़ा मच नीडेड एक्शन है, वो कदम उठना ही चाहिए। लेकिन जब ये बात आती है कि प्रदूषण गाड़ियों से हो रहा है, अब वो गाड़ियों को आप आइडेंटिफाई करें कि वो पेट्रोल की 10 साल पुरानी गाड़ी या डीजल की 15 साल, माफ़ कीजिए, डीजल की 10 साल पुरानी या पेट्रोल की 15 साल पुरानी, तो बहुत सारे लोगों की ये पीड़ा निकल कर सामने आई कि भाई हमारी गाड़ी की सेहत तो देख लीजिए, हमने इतना मेंटेन किया है इस गाड़ी को, इतना ये आज भी अच्छे से चल रही है, हार्डली इतने किलोमीटर चली है, हार्डली उतने किलोमीटर चली, इतना पैसा दे के हमने इसको ख़रीदा, और आप इसका जब फिटनेस सर्टिफिकेट देखते हैं या पीयूसी देखते हैं वो परफेक्ट है, तो फिर इसको बैन क्यों करवा रहे हैं? अब इसके दोनों तर्क हो सकते हैं सर, दोनों तरफ में आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए साहब, मैं तो एक्चुअली लॉजिकल बात करता हूं, और वो सबसे बड़ी लॉजिकल बात ये है कि यस, आई एम कमिटेड टू रिमूव एनवायरमेंट पोल्यूशन जड़ से, बट द फैक्ट इज कि नोवेयर इन द वर्ल्ड ऐसा है कि जहां गाड़ियों के ही ऊपर सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस लगाई जाए। देयर इज नोवेयर इन द वर्ल्ड कि आप एज वाइज गाड़ी को कंडेम करके और स्क्रैप में डालें। आप उनकी हेल्थ देखिए, आप टेस्ट कीजिए, और जो टेस्टिंग मशीनरी है दैट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड नॉट हैव एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमारी जो ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां पर आ जाती है वहां पर करप्शन आ जाती है, और वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो इस करके नहीं देखिए कि गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी करप्शन हटाने के लिए एक यार्डस्टिक निकाल ली है कि सिर्फ गाड़ी को ही आपने ब्लेम करना और उसी को हटा देना, दैट इज अनफेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी फिटनेसेस होती हैं, उसी हिसाब से आप अपनी गाड़ी की हेल्थ चेक कीजिए, विच हेल्थ शुड बी टोटली through computers or through mechanical ways and no human intervention at all. And on the basis of that, yes, if the car is giving pollution, it should be condemned, it should be changed, or it should be upgraded. सारी दुनिया के अंदर आप पुरानी मशीनरी को अपग्रेड करके चलाते हैं। आपके 40-40, 50-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट अभी तक चल रहे हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर आप मशीनरी नहीं डाल देते हैं, एंड दे आर वर्किंग फाइन एज यूजुअल। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दीज कार्स? जो आपने इन गाड़ियों को आप अपग्रेड करा सकते हैं थ्रू प्रॉपर डीलरशिप,
जिनको उनको भी बिजनेस मिले, तो व्हाई नॉट, व्हाई शुड अ पुअर मैन सफर अननेसेसरीली। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है कि एट एनी एज अपनी जिंदगी की आप एक नई गाड़ी खरीद लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम करते हैं 30-40 साल और उसके बाद एक पुरानी अपनी बुढ़ापे के लिए एक गाड़ी रखते हैं फॉर अ सपोर्ट एंड फॉर इमरजेंसी यूज, और वो भी अब आपने उनसे डेली, देन वे शुड दे गो। तो मुझे टूटू साहब एक बात बताइए, आप तो विंटेज कारों को कलेक्ट भी करते हैं, शौकीन हैं उनके। विंटेज कारें तो मतलब बहुत ही पुरानी होती है, और मैं उसी लिहाज से अगला प्रश्न पूछता हूं कि किसी कार की उम्र से क्या उसके मेंटेनेंस का सीधा सीधा कनेक्शन है, या मतलब कोई डीजल कार है या कोई पेट्रोल कार है तो ये तय है कि वो सिर्फ 15 साल पुरानी ही होगी तो बेकार हो जाएगी, या 10 साल पुरानी होगी तो बेकार हो जाएगी, या फिर अगर उसे ढंग से मेंटेन किया जाए और उसके पोल्यूशन लेवल को कंट्रोल में रखा जाए, सारी चीज़ें की जाएं तो वो कई साल चल सकती है? देखिए साहब, आप हमारा हिंदुस्तान का मशक मत देखिए, यूरोप को देखिए, अमेरिका को देखिए, और हर साल उनकी एमओटी होती है, गाड़ियों की टेस्टिंग होती है। 30 से 35 आइटम्स हैं गाड़ी के जो टेस्ट किए जाते हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड ब्रेक्स एंड इंडिकेटर्स एंड टायर्स एंड दी अदर हेल्थ ऑफ द कार। वो सारी चीजें देख के फिर उनको सर्टिफिकेशन मिलती है, एंड दैट सर्टिफिकेशन डज नॉट कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट एजेंसी, लेट मी टेल यू, that is being given by an authorized dealer and it is a criminal offense के वो गलत आपको सर्टिफिकेशन दे and he can be imprisoned on the basis of that। तो ऐसा नहीं है, और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही है जहां पर आपको घर में बैठे बैठे आरटीओ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। गाड़ी की तो फिटनेस आरटीओ को जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसी करप्शन है कि एवरीथिंग इज ह्यूमन सेंट्रिक, कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर भी आपने एक ह्यूमन सेंट्रिक छोड़ दिया है कि लास्ट में आके एक काउंटर के ऊपर आपने जरूर शक्ल दिखानी है किसी के साथ, आपको कुछ एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड एक्सचेंज ऑफ थोड़ी सी पॉकेट मनी हो जाए उनके साथ। तो गर्ग साहब, क्योंकि आप तो गाड़ियों में डील करते हैं, मुझे बताइए कि मान लीजिए किसी के पास एक कार है और वो हार्डली 30-40 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, हो गए उसको 10 साल, तो क्या ये तय हो जाएगा कि उसमें से अब पोल्यूशन होना ही होना है? क्या किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये? गाड़ी की हेल्थ पे डिपेंड करता है, या 40,000 किलोमीटर चली हो या 1 लाख किलोमीटर चली हो, इट डजंट मैटर। हाउ यू आर ड्राइविंग द कार, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कार, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इंजन ऑफ द कार, डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये तो गाड़ी को टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। तो क्या होता है जो गाड़ी पोल्यूशन फैलाना शुरू कर देती है? हो सकता है कि कोई नई गाड़ी भी, आपकी बात के लिहाज से कोई गाड़ी है और उसकी उम्र नहीं है ज्यादा, वो 5 साल ही पुरानी है, तो भी वो अगर कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर पोल्यूट कर सकती है, राइट? बिल्कुल कर सकती है। तो वो क्या मानदंड है सर कि आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है? वो जो पीयूसी टिपिकली हम कराते हैं जिसमें एग्जॉस्ट पाइप में वो एक स्टिक डालते हैं और फिर वो एक रीडिंग आती है कंप्यूटर के ऊपर, दैट इज द ओनली वे टू जज कि गाड़ी पोल्यूट कर रही है कि नहीं कर रही है, या कोई और तरीका है जानने का? वही पोल्यूशन, वही टेस्टिंग मशीन है पोल्यूशन की, किसी भी व्हीकल की, वही पोल्यूशन बताती है कितना पोल्यूशन गाड़ी दे रही है, कितना नहीं दे रही है। उसी से हमारे को पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट मिलता है, इट्स अंडर कंट्रोल और इट्स नॉट अंडर कंट्रोल। तो टूटू साहब, अगर किसी गाड़ी के पास वो सर्टिफिकेट है कि उसकी उम्र को 2 मिनट के लिए हम छोड़ दें कि उसकी क्या है, तो फिर हम मानेंगे कि वो गाड़ी अप टू डेट है, फिर वो पोल्यूशन नहीं कर रही है, अगर उसके पास पीयूसी टेस्ट में पास होने का सर्टिफिकेट है? आप कह रहे हैं ह्यूमन इंटरवेंशन से सब कुछ हो सकता है, वो एक शंका बनी रहेगी कि कोई वही चीज़ नकली ले आए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि जो चेकिंग होती है वो सही होती है और वो मोटा मोटा ठीक ही बताता है पीयूसी मीटर। नहीं, देखिए, जो आपकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है और जो आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज की मशीनरी सर्टिफाइड है, तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई इट शुड बी डाउटेड, क्योंकि दैट इज गिविंग यू द करेक्ट रीडिंग, और वो करेक्ट रीडिंग जो आपकी है जिसके अंदर आपको पोल्यूशन नहीं आ रही, तो दैट व्हीकल शुड बी अलाउड टू फ्लाई ऑन एनी रोड ऑन इंडियन कंडीशन। जी,
तो चलिए एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि अब जैसे टूटू साहब भी कह रहे थे कि अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वाई ओनली व्हीकल्स, जबकि ये थोड़ा सा उतना बड़ा हिस्सा नहीं है पोल्यूशन के लिए अगर आप देखें और उस पर आएँ कि व्हीकुलर पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है। और अगेन फिर तो क्या आप पूरी डीजल और पेट्रोल कारें ही हटा दीजिए, आप उसमें इलेक्ट्रिक ले आइए 100%, क्या ये उपाय होगा? या फिर आप कारों की सेहत की बात कीजिए, आप कारों को मेंटेन करने की बात कीजिए, क्योंकि अभी हमारे एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि प्रदूषण फैलाना किसी गाड़ी के द्वारा उसकी उम्र से नहीं तय हो रहा है, ये उसके मेंटेनेंस से तय हो रहा है। हो सकता है कि एक यंग गाड़ी भी प्रदूषित करे और हो सकता है कि पुरानी मेंटेन्ड कार भी, जो भी हम टाइमलाइन दिखा रहे हैं उसके ऊपर की, वो प्रदूषण ना फैलाए। तो फिर इस नियम का क्या मतलब है? और अब इसमें जब रिलैक्सेशन आ गया है तो आखिर वो क्या वजह रही कि सरकार को इसको रिलैक्स करना पड़ा है? ये सारी बातें हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कार दिल्ली में बेकार, लेकिन एक बड़ा अपडेट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कल तक तो ये नियम लागू था दिल्ली के अंदर, और कल देखना होगा कि क्या नियम पूरी तरह से हट जाएगा या कुछ आंशिक रूप से इसमें राहत मिलेगी। वो ये था कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल कार और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल कार, उन्हें ईंधन नहीं देने की बात थी। लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पर उनके पर्यावरण मंत्री का ये कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रदूषण बोर्ड को और क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को, जो ये दरखास्त की गई है कि आप कम से कम ऐसी कारें जो कि पुरानी तो हैं लेकिन प्रदूषण नहीं फैला रही हैं, उन्हें अलाउ करें और उनकी जब्ती करके उनको स्क्रैप करने से छूट दी जाए जो प्रदूषण नहीं फैला रही हैं। साथ में कई और रीजंस भी बताए हैं, कुछ और दरखास्त भी रखी है, जैसे कि अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर ये पूरे में नियम लागू हो तो काम का अकेले दिल्ली में अगर इस नियम को लागू करेंगे तो फिर एनसीआर यानी कि बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं दिल्ली से जुड़े हुए नेशनल कैपिटल रीजन के, वहां से लोग फ्यूल भरवा के उन्हें दिल्ली में चलाएंगे। और अगर सच में वो कार प्रदूषण कर रही है तो फिर उस प्रदूषण से कैसे बचा जाएगा? साथ ही सवाल उठाया गया है कि जो पूरा सिस्टम है, जो कैमरे लगाए गए हैं, जो नंबर प्लेट से डिटेक्ट कर रहे हैं कारों की उम्र को, और स्पीकर सिस्टम जो साथ में है वो माल फंक्शनिंग हो रही है या प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर दिक्कत जा रही है, प्रैक्टिकल इश्यूज हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दरखास्त की है उन्होंने कि इस नियम से थोड़ी छूट दी जाए, थोड़ी राहत दी जाए और सिर्फ गाड़ी की हेल्थ के ऊपर उसका स्क्रैप डिसीजन हो, ना कि उसकी उम्र के ऊपर। लेट्स सी कि इस रिलैक्सेशन से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि इस कैटेगरी ईओएल एंड ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, उस कैटेगरी में दिल्ली में 62 लाख से ज़्यादा वाहन हैं और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। लोगों में इसको लेकर मायूसी थी, थोड़ा रोष भी था और वो उन्होंने व्यक्त भी किया। इससे शायद थोड़ी राहत आती हुई दिखाई देगी। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? गर्ग साहब, तो फिर अगर इतना ही मतलब व्हीकुलर पॉल्यूशन है तो क्या हमें धीरे धीरे शिफ्ट कर जाना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और वो क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा? नहीं, व्हीकुलर पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है वो भी आपने देखा होगा कि इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग द टोटल, ऑटोमोबाइल ही पोल्यूट नहीं कर रहे हैं ये। इसमें और भी है, कंस्ट्रक्शन है, आपका जो है आपका पराली जो जलाई जाती है वो भी है, वो सरकार उस पर भी एक्शन ले रही है। तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर एक है व्हीकुलर पोल्यूशन जो भी है वो भी एक मुद्दा है जिसके अंदर जो पोल्यूशन करता है। लेकिन हाँ, ये सिरसा साहब ने जो आज एप्लीकेशन लिखी है उसका बहुत अच्छा है कि अगर उसके अंदर आप व्हीकल की हेल्थ देखकर अगर उसे स्क्रैप किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन व्हाट ही हैज गिवन एंड इट इज वेलकम। CAQ मैंने कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्हें ये दिया गया है, ये दरखास्त दी गई। लेट्स सी कि उनकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आती है और इस नियम किस तरीके से आगे चलता है। टूटू साहब, ये मुद्दा दरअसल ऐसा है, थोड़े दिन पहले बॉम्बे में भी इस तरह की बात आई थी, कोई कमेटी बनी थी जिसने इस तरह की एक रिपोर्ट पेश की थी, जहां पर तो उन्होंने एक लंबे समय में, हालांकि 2040 या उसके आगे की बात उन्होंने की थी कि धीरे धीरे करके आपको जो है पूरी तरीके से डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हटा के कंप्लीटली हर तरह की गाड़ी को इलेक्ट्रिक में बदल देना चाहिए। सो अब हालांकि वो उस सुझाव को माना नहीं गया और इतना आसान भी नहीं कि सरकार उसे एक्सेप्ट करे और बात ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन वक्त वक्त पे जो इस तरह के सोल्यूशंस आते हैं, इसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है, मतलब थोड़ा समझना मुश्किल है। देखिए सर, प्रैक्टिकलिटी तो ये है कि यू हैव टू सी द पास्ट। अभी जब गाड़ियां फ्यूल के ऊपर चलनी शुरू हुई आज से 100-125 साल पहले,
नोबडी रियलाइज कि ये हालात बन जाएंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। और अभी भी जो हम कोशिश कर रहे हैं एक नई टेक्नोलॉजी को लाने के लिए और उसको परमानेंट अब दुनिया के अंदर चलाने के लिए, तो वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन विच इज नॉन पोल्यूटिंग। इवन जो आप बैटरी की बात कर रहे हैं, यू आर ओनली शिफ्टिंग द पोल्यूशन फ्रॉम मेट्रोज इनटू रूरल एरिया, जहां पे आपने पावर हाउसेज लगाने हैं, जहां आपने बिजली बनानी है, आप वहां पर कोल फायर्ड जनरेटर्स लगाएंगे, आप वहां पर जाके शिफ्ट करेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिक करने से ही आपको पोल्यूशन खत्म नहीं होगी। पोल्यूशन आपने जड़ से निकालनी है, तो यू हैव टू सी कि आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे। आप बैटरी की रेजिड्यू जो निकलेगी वो पोल्यूट करेगी। आप बैटरी बनाने की जो सिस्टम्स हैं वो पोल्यूट करते हैं। आप बैटरी के जो इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं, मटेरियल्स लगाते हैं, दोज यू आर यूजिंग फ्रॉम द अर्थ। So there are so many factors that have to be taken into consideration जो आप आगे टेक्नोलॉजी नहीं लाना चाह रहे हैं, और उस टेक्नोलॉजी को ऐसा सोचिए कि विच इज नाउ गोइंग टू बी अ परमानेंट टेक्नोलॉजी फॉर द वर्ल्ड, उस टेक्नोलॉजी को ज्यादा प्रेशर दीजिए। ये तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है कि आप यू आर मूविंग फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन इंजन इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यू आर ओनली शिफ्टिंग द पोल्यूशन फ्रॉम मेट्रोज इनटू रूरल एरियाज, बट यू आर नॉट clearing of the environment of pollution. You are creating more pollutants by not being able to dispose of बैटरी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो रेजिड्यू निकलेंगी, आप उनको कहाँ पे आप डिस्ट्रॉय करेंगे? तो यू आर क्रिएटिंग मोर पोल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट। जी, तो गर्ग साहब एक कोई आइडिया आप मुझे दे पाएंगे, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो कितने व्हीकल्स बिकते होंगे पेट्रोल के, डीजल के या ई व्हीकल की बिक्री में कितना इजाफा यहाँ पर हुआ है? क्योंकि ये शायद लोगों की भी समझने की बात होगी। जो मेरे पास आंकड़ा है वो 60-61 लाख का है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईओएल वाहन है। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि पिछले 3-4 साल में लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है, और जो हम लोग पेट्रोल पहले डीजल की गाड़ियां ज्यादा बेचा करते थे, अब जो उल्टा हो गया वो ट्रेंड, अब हम पेट्रोल की मैक्सिमम बेचते हैं और डीजल बहुत ही कम रह गया है बिकने के लिए जो गाड़ियां हैं ना। तो लोगों में इस चीज की अवेयरनेस खुद भी आ रही है, दिल्ली में पोल्यूशन कम करना है और डीजल उसके लिए एक फैक्टर है। ऐसा लाइफ उसकी 10 साल है, तो कुछ उस वजह से भी जो लोग हैं 15 साल की लाइफ मिले तो पेट्रोल की गाड़ियां ज्यादा खरीद रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं और एज अ अल्टरनेट फ्यूल पेट्रोल ले रहे हैं डीजल की जगह। और डीजल की गाड़ियों में जो अब परसेंटेज उल्टी हो गई है, अगर पहले हम 70% डीजल बेचते थे, 30% पेट्रोल बेचते थे, तब उल्टा हो गया है। अब 70%, 70 to 80% पेट्रोल हो गया है, 20% डीजल रह गया है। तो दिल्ली की लोग भी, दिल्ली के कस्टमर्स भी, दिल्ली की जनता भी सब चाहती है कि पोल्यूशन दिल्ली में कम हो, और हर तरीके से वो जो है उस चीज को उस तरफ जा रही है, क्योंकि एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। और जो डीजल अभी इलेक्ट्रिक का अभी जो पेनिट्रेशन है गाड़ियों में वो बहुत कम है। अभी इलेक्ट्रिक की पेनिट्रेशन बहुत कम है, लेकिन जिस हिसाब से वो बढ़ रही है वो बहुत अच्छी तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि मैं टू व्हीलर में मैं बात करूं तो टू व्हीलर में इस समय मार्केट जो है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मार्केट एकदम एक्सपेंड बहुत ज्यादा कर रही है। हालांकि एज कंपेयर टू आइस इंजन, टू व्हीलर जो है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बहुत ज्यादा बिक रहा है इस समय एज कंपेयर टू आइस इंजन। उसकी ग्रोथ रेट भी मंथ आफ्टर मंथ वो बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो ग्रोथ है उसके अंदर। वो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड दे आर चूजिंग व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक कार्स की पेनिट्रेशन अभी कम है एज कंपेयर टू ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, बट ये पेनिट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे ही गाड़ियां 500 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ियां आ रही हैं मार्केट में, 400 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ियां आ रही हैं, तो कस्टमर उसमें जा रहा है। क्योंकि अभी हमारा जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी उस पर और बहुत काम करना है, और बहुत काम सरकार कर रही है और अच्छा काम कर रही है, और भी आगे बहुत अच्छा काम होगा। तो जैसे ही रेंज बढ़ रही है उन गाड़ियों की, जैसे 500 किलोमीटर की रेंज बहुत गाड़ियों ने दी है, तो उससे उन गाड़ियों की सेल बढ़ रही है। अभी जैसे महिंद्रा ने गाड़ियां दी है इलेक्ट्रिक में, 500, उसमें 500 किलोमीटर की रेंज है, तो जैसी 500 किलोमीटर की रेंज आई तो एकदम वो गाड़ी बिकनी शुरू हो गई। बहुत बुकिंग्स हैं, बहुत गाड़ी बिक रही है। वो ऐसी और मैन्युफैक्चरर भी रेंज बढ़ाएंगे
500 से ये 600 जाएगी, आगे और टेक्नोलॉजी वो तो 700 ये जाएगी। एक तरफ अच्छी बात है कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस है और वो भी अपना कंट्रीब्यूशन इस तरीके से देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें वो लोगों का भी ध्यान आता है जहां पर अब शायद उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो, जैसे टूटी साहब भी कह रहे थे, कोई लोग रिटायर हो चुके हैं या कोई लोग एक गाड़ी तो उन्होंने खरीदी, उसका लोन कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब जस्ट दूसरी गाड़ी लेना, जबकि गाड़ी मेंटेन्ड है, सब कुछ है, तो वहाँ पर, और इसीलिए शायद दिल्ली सरकार का ये आग्रह गया है CAQM को कि वो इसको ज़रा कंसिडर करें, गाड़ी की हेल्थ के हिसाब से उसकी जब्ती हो, उसका स्क्रैप हो या उस पर जुर्माना हो, ना कि आप उसके लिए बस एक एज का क्राइटेरिया। और लेट्स सी कि आगे ये इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से जाता है, लेकिन एक राहत की खबर ज़रूर इसमें आती हुई दिल्ली में पुरानी कारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।